फिजिक्स में आज हम लोग फिर से एक नई चीज़ लेकर आए हुए हैं। आपको जैसा सभी बच्चों को याद होगा, लास्ट क्लासेस में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डायपोल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। और लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि किसी भी डायपोल के पास कितनी एनर्जी होती है, अलग अलग पोजीशन पे उसके पास जो एनर्जी होती है उसके कैलकुलेशंस हमने देखे और उसके बारे में सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। आज हम उससे भी आगे चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का, और वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे आप हिंदी में विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी को हिंदी में हम लोग बोला करते हैं विद्युत फ्लक्स। तो आज हम लोगों को इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी करना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको समझना बेहद ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको समझ आएगा, उसकी कैलकुलेशन आपको समझ में आएगी, तो आप इससे आगे की चीज़ें जो भी इससे रिलेटेड हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आती चली जाएंगी। जैसे कि एक सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम हमको इस लेसन में पढ़नी है, जिसका नाम है गॉस थ्योरम। तो वो गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर ही बेस्ड है। इसलिए अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन को नहीं समझेंगे तो गॉस थ्योरम आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ये देखने के लिए दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इट्स कैलकुलेशन, क्या फॉर्मूला है इसका, और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कुछ भी बताने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताना चाहता हूं। आप भी ध्यान से सुनिए उन एग्जाम्पल्स को और कोशिश करिए उसको समझने की। तो देखते हैं, देखिए एक मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जैसे सोचिए थोड़ा सा कि आपके घर के किसी एक कमरे में एक खिड़की लगी हुई है, विंडो लगी हुई है, और बाहर से हवा आ रही है। ठीक है, अब आपके कमरे में हवा की क्वांटिटी कितनी भरेगी? विंडो में से ऐसे एयर आएगी, विंड आएगी, तो जब आपके कमरे में वो आएगी तो उस एयर की क्वांटिटी कैसे डिसाइड होगी? कमरे के अंदर जो हवा भरेगी उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है? तो बड़ा सिंपल है, आप भी सभी बच्चे जानते हैं कि कमरे के अंदर जो हवा घुसेगी, जो हवा भरेगी, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। सबसे पहला जिस चीज़ पर डिपेंड करेगी वो होगा कि आपके कमरे में लगी हुई उस खिड़की का एरिया कितना है। आपके कमरे में लगी हुई इस खिड़की का एरिया कितना है? क्यों? क्योंकि एरिया अगर छोटा होगा तो प्रति सेकंड एयर कम आएगी, लेकिन अगर एरिया बहुत बड़ा है खिड़की का तो कमरे के अंदर वायु की क्वांटिटी, एयर की क्वांटिटी पर सेकंड ज़्यादा आएगी। ओके, दूसरी चीज़ जो है एयर की क्वांटिटी जिस पर डिपेंड करेगी वो है जो वायु, जो हवा चल रही है, जो आंधी आ रही है, उसकी स्पीड पर भी डिपेंड करती है। और कि उसकी स्पीड ज़्यादा तेज है कि हवा धीरे धीरे चल रही है, मंद मंद चल रही है, इस पर भी डिपेंड करेगा। अगर सेम विंडो है और हवा धीमे चल रही है तो एक सेकंड में अंदर भरने वाली एयर की क्वांटिटी कम होगी। लेकिन अगर एरिया वही वाली विंडो है, लेकिन अगर एयर की स्पीड ज़्यादा है, बहुत तेज चल के आ रही आंधी जैसे, तो पर सेकंड कमरे के अंदर हवा ज़्यादा भी भर जाएगी। तो आपने देखा कि कमरे के अंदर भरने वाली एयर की क्वांटिटी दो चीज़ों पर बेटा डिपेंड करती है। पहली चीज़ एरिया ऑफ द विंडो, सेकंड स्पीड ऑफ द विंड। और इस वायु की स्पीड को हम एक और नाम दे देते हैं, इसे हम बोलते हैं वायु की तीव्रता। तीव्रता वायु की जितनी ज्यादा होगी सेम विंडो से
उतनी ज्यादा एयर अंदर आ जाएगी। अगर एयर की तीव्रता कम होगी तो सेम विंडो से एयर कम आएगी। तो ये दो बातों पर डिपेंड कर रही है, पहला खिड़की के क्षेत्रफल पर, एरिया पर, दूसरा उस एयर के तीव्रता पर कि उसकी तीव्रता कितनी है। ध्यान रखिएगा बेटा ये दो चीजें, एरिया ऑफ द विंडो एंड इंटेंसिटी ऑफ द विंड। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल में मैं ये लेता हूं कि जैसे एक पाइप आपके पास है और उस पाइप में से पानी ऐसा गिर रहा है, पानी ऐसा आ रहा है। आपने उस पानी के सामने अपना एक बकेट लगा के रखी है, अपना एक ड्रम लगा के रखा हुआ है। तो एक पाइप है, पाइप में से इतना बड़ा उस पाइप का जो फेस है, इतना बड़ा माउथ है उस पाइप का, और इतने बड़े माउथ से पानी निकल के आता है और आगे हमने ड्रम लगा के रखा है, उसमें वो पानी भरते चला जा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचिए, जो ड्रम आपने लगा के रखा है उसमें भरने वाले पानी की क्वांटिटी किस किस चीज पर डिपेंड करेगी। जैसे अभी मैंने रूम के अंदर भरने वाली एयर की क्वांटिटी की बात की थी, सिमिलरली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वाटर स्टोर्ड इन द ड्रम, कि ड्रम में भरने वाले पानी की मात्रा, ड्रम में भरने वाले वाटर की क्वांटिटी पर को चेक करिए कि ये किन किन बातों पर निर्भर करता होगा। तो उसमें भी मुझे दो बातें समझ में आती हैं। पहली चीज जो समझ में आती है वो ये कि जिस पाइप से पानी आ रहा है, जिस भी पाइप से पानी आ रहा है, उसका जो फेस है, उसका जो माउथ है, उसका एरिया कितना है, एरिया पर डिपेंड करेगा। अगर एरिया इतना बड़ा है तो पानी जो भी आएगा वो आएगा, लेकिन अगर उसके माउथ का एरिया ऐसा इतना बड़ा आप कर देंगे, इतना बड़ा, तो अब उसी पाइप से आने वाले पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ड्रम में भरने वाले पानी की क्वांटिटी सबसे पहले किस चीज पर डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ द फेस, क्षेत्रफल पर निर्भर कर रही है। दूसरी चीज देखिए, दूसरा इस पर भी डिपेंड करेगी बेटा कि पाइप से जो वाटर आ रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ करंट ऑफ वाटर, पानी की धारा की चाल कितनी है। और पानी की धारा की चाल के लिए हमने उसका एक नाम रख दिया कि इंटेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की तीव्रता कितनी ज्यादा है। अगर स्पीड ज्यादा है तो हम कहेंगे पानी ज्यादा तीव्र है। जैसे आप नदी में जाते हैं नहाने के लिए, या कहीं पर पानी ऐसे बह रहा है और आप वहां नहाने जाते हैं, तो अगर पानी बहुत तेज आ रहा है तो यही तो बोलते हैं कि पानी की तीव्रता बहुत ज्यादा है। और अगर पानी धीमा धीमा फ्लो हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि पानी की तीव्रता कम है। तो दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, पानी की तीव्रता पर। सेम एरिया है, सेम फेस है पाइप का, लेकिन अगर पानी की तीव्रता कम है तो ड्रम में आए हुए 1 सेकेंड में भरे पानी की मात्रा कम होगी। लेकिन अगर स्पीड ज्यादा है, पानी की तीव्रता ज्यादा है, तो ड्रम में भरे हुए पानी की मात्रा पर सेकेंड ज्यादा होगी। तो इस एग्जाम्पल में भी बेटा आपने देखा कि अगर पानी पाइप से निकल रहा है, ड्रम में भर रहा है, तो ड्रम में भरने वाले पानी की क्वांटिटी, ड्रम में भरने वाले वाटर की क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है। तो यहां पर भी दो क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। नंबर 1 क्षेत्रफल पर पाइप के, नंबर 2 पानी की तीव्रता पर डिपेंड करती है। तो यहां पर भी बेटा वही दो क्वांटिटीज आई। पिछले एग्जाम्पल में भी खिड़की का क्षेत्रफल, वायु की तीव्रता, तीव्रता और क्षेत्रफल दो राशियां आई थी। इस वाले एग्जाम्पल में भी आप देखें, क्षेत्रफल किसका, पाइप का, और दूसरी चीज तीव्रता किसकी, पानी की, लेकिन दो ही शब्द आए ना, क्षेत्रफल और तीव्रता। तो यहां भरे पानी की जो क्वांटिटी होगी वो इन दो बातों पर डिपेंड करेगी। ओके, अब मैं आता हूं इस फ्लक्स में। फ्लक्स भी बेटा लगभग इसी टाइप की एक चीज है। हाँ, एक चीज और मैं एग्जांपल लेके आपको बताना चाहूंगा। जो पिछला पानी वाला एग्जांपल मैंने लिया उसमें एक चीज और समझने का प्रयास करिए कि जब पानी पाइप में से ऐसे बहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि पानी अगर
पाइप में से ऐसे बह के आ रहा है, ये पाइप लगा है और इसमें से पानी ऐसा बह के आ रहा है, तो जिस समय पानी वाटर पाइप में फ्लो हो रहा है बेटा, वो पानी एक सदिश राशि की तरह बिहेव करेगा। काफी स्ट्रेंज लगेगा ये सुन करके, बट दिस इज ट्रू कि जितनी देर वाटर पाइप में से फ्लो होगा उतनी देर वो पानी एक सदिश राशि की तरह बिहेव करेगा। क्यों? देखिए मैं समझाता हूं आपको क्यों सदिश राशि की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि पानी अगर इधर की तरफ पाइप में से बहेगा तो बाहर आएगा, लेकिन अगर पानी ऐसे चलेगा, देखिए फिर से समझिए, ये पानी का पाइप ऐसे आ रहा है, अगर पानी ऐसे आएगा तो फ्लो होके ड्रम में भर जाएगा जाके, लेकिन यहां से जाने वाला पानी अगर ऐसे इस दिशा में चलेगा, इस दिशा में चलेगा, तो वो तो पाइप की दीवार से टकराएगा ना, वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो पाइप में जो पानी फ्लो हो रहा है, पाइप में जो वाटर फ्लो हो रहा है, उसके बारे में आप देखने का प्रयास करें कि पानी की एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है तो वो ड्रम भरेगा, लेकिन पानी की अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, अगर उसकी डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो पाइप की दीवार से टकराता रहेगा, बाहर नहीं आएगा वो तो इसलिए वाटर जितनी देर पाइप में फ्लो होता है उतनी देर वो वाटर एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है। क्यों? बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन, उसके पास एक डायरेक्शन है, उसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में चलने पर वो ड्रम को भर नहीं सकता। ओके, लेकिन वही पानी जब निकल के ड्रम में भर जाता है आकर के, बकेट में भर जाता है आकर के, तो वो एक ढेर बन गया। देखिए एक ढेर बन गया, और वो जब ड्रम में भरता है तो चारों तरफ भरता जाता है ना। वो कैसी क्वांटिटी है? वो एक अदिश राशि है, क्योंकि वो आयतन भर रहा है वहां पे, और आयतन एक अदिश राशि होती है। तो आपने बेटा देखा कि पानी तो पानी है, वाटर तो वाटर ही है, लेकिन कितना अजीब है ना कि पानी जिस समय पाइप में से फ्लो हो रहा है, इट हैज डायरेक्शन, उसके पास दिशा है और वो एक सदिश राशि है, लेकिन पानी वही निकल करके जब ड्रम में भर गया, बकेट में भर गया, तो वही पानी का जो ढेर बन गया वो एक अदिश राशि की तरह बिहेव कर रहा है। मीन्स पानी एक समय पर सदिश भी है और वही पानी एक समय पर अदिश भी है। ऐसा हो सकता है, याद रखिए कि ऐसा हो सकता है, और मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाया। द सेम थिंग इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल वही चीज विद्युत क्षेत्र के बारे में भी लागू होती है। कैसे वही चीज विद्युत क्षेत्र के बारे में लागू होती है? अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल समझिए। आपको याद होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ा हुआ था, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला F/Q0, और आपको बताया गया था कि इफ Q0 इज इक्वल टू 1 कूलम, अगर टेस्ट चार्ज 1 कूलम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? फोर्स के बराबर होगा। तो और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको ये बताया गया था कि वैद्युत क्षेत्र मुख्य रूप से वैद्युत क्षेत्र बेसिकली एक फोर्स होता है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो आपके मन में एक जरूर फिगर आया होगा, एक इमेज आई होगी कि बहुत सारी फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। उस पर अगर मैं कोई भी टेस्ट चार्ज रखूंगा तो वो या तो अपने अलोंग या अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। डिपेंड करता है उस रखे हुए चार्ज का नेचर कैसा है। क्लियर? और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन मैं चाहूं तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और तरह से आपको बता सकता हूं, एक और तरकीब आपको यूज कर सकता हूं मैं समझाने के लिए। थोड़ा जरा ध्यान से देखें, मैंने एक तरकीब यूज की कि इधर से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ जा रही हैं। अभी आपने क्या समझा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में? विद्युत क्षेत्र बेसिकली एक फोर्स होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। क्लियर?
डाउट तो नहीं है अब आपको आएगा यहाँ पे? ओके। अब एक और तरीका है वैद्युत क्षेत्र को मैं आपको क्लियर कर सकता हूं, मैं आपको समझा सकता हूं। कैसे? कि बहुत सारी फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, सपोज कीजिए कि बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, उनके सामने मैंने एक ये एरिया लगा दिया, इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा, केवल मेरी गदेली के जितना, इतना बड़ा एरिया लगा दिया। अब क्या होगा? मैंने देखा कि इस एरिया से गुजरने वाली फील्ड लाइंस हैं 10, इतने एरिया से गुजरने वाली बल रेखाएं 10 हैं। ओके, मैंने इसको हटा दिया, लेकिन ध्यान रहे वैद्युत बल रेखाओं के मैंने बिल्कुल लंबवत लगाया है इसको, परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। अब हमने इसको हटा दिया, 10 लाइंस गुजर रही हैं। दूसरा एरिया अब मैं लेके आया, इतना बड़ा फेस है इसका, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने रखा। अब मैंने फिर से काउंट किया, मैं देखता हूं कि इससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 100 हैं, 100। तो मैं क्या बोलूंगा कि इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है 100, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10। और ये बात लगभग आपको समझ में भी आती है। अच्छा, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया में ये वाला ले आया एक, इसको मैंने उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में खड़ा कर दिया। अब इससे गुजरने वाली मैंने लाइंस को काउंट किया, मैंने देखा कि इससे गुजरने वाली टोटल लाइंस 500 हैं, 500 लाइंस गुजर रही हैं। तो मैं क्या बोलता हूं कि इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है 500। आप देख रहे हैं बेटा कि इस बार मैं ये जो बता रहा हूं 10 है, 100 है, 500 है, तो बेटा ये तो एक नंबर बता रहा हूं ना मैं आपको, ये गिनती बता रहा हूं, एक काउंटिंग मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, एक काउंटिंग मैं आपको बता रहा हूं, एक गिनती मैं आपको बता रहा हूं। और आप तो सभी जानते हैं कि नंबर, संख्या सदिश राशि है या अदिश राशि है? संख्या तो अदिश राशि है। इसका मतलब है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने काउंट किया, इतने एरिया से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र है 10। 10 is a number and number is a scalar quantity, so the electric field linked to this area is scalar. Clear? इस एरिया से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या या इस एरिया से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र है 100। वैद्युत क्षेत्र 100 है। 100 is a number, number is a scalar quantity, so the electric field linked to this area is scalar. इस एरिया से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र है 500। 500 is a number, number is a scalar quantity, so the electric field linked to this area, इस क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत क्षेत्र 500 है। तो ये तो गिनती में बता देता हूं ना, लेकिन हमको बात समझ में आ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो मैं वैद्युत क्षेत्र यूज कर रहा हूं, यह वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि के तौर पर नहीं है। यहां पर मैं एक नंबर आपको बता देता हूं, उससे भी हमको बात समझ में आ जाती है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी की तरह मैं यूज कर रहा हूं। तो आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड एक समय पर सदिश भी है, एक दूसरा समय मैं यूज कर रहा हूं उसको अदिश की फॉर्म में भी यूज कर रहा हूं। यही चीज वाटर की तरह, वाटर में थी, पाइप में है तो वेक्टर, ड्रम में आ गया स्केलर। तो अगर मैं उसको एक निश्चित डायरेक्शन के लिए देखता हूं तो वेक्टर, लेकिन मैं चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने का नंबर वाला तरीका भी यूज कर सकता हूं। और अब मैं आपको बता दूं, इन नंबर्स को ना, इन नंबर्स को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। लेकिन एक चीज बेटा हमेशा याद रखिए, विद्युत फ्लक्स के साथ में आपको एक चीज हमेशा लगा के रखनी है, सरफेस। क्योंकि सरफेस छोटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, लेकिन सरफेस छोटा है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, सरफेस और बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी और भी बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो 10, 100, 500 है ना, इसी को हमने एक नाम दिया और वो नाम हमने दिया विद्युत फ्लक्स। इसी क्वांटिटी को हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं।
तो विद्युत फ्लक्स एक किस प्रकार की राशि है? क्योंकि ये तो नंबर है, तो विद्युत फ्लक्स एक प्रकार की अदिश राशि है। और किन बातों पर डिपेंड करती है बेटा? अब आप भी देख रहे हो, एक तो एरिया पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है तो छोटा एरिया होने पर फ्लक्स कम, बड़ा एरिया होने पर फ्लक्स ज्यादा। और एक चीज, अगर तीव्रता ही ज्यादा है विद्युत क्षेत्र की, अगर एक जगह एरिया इतना ही है, तीव्रता कम है, तो इससे गुजरने वाली लाइंस केवल 5 होंगी। लेकिन अगर तीव्रता बहुत ज्यादा, बहुत घनी घनी आ रही है, तो इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 100 भी हो सकता है, क्योंकि वहां तीव्रता ज्यादा है। तो गुजरने वाली लाइंस के नंबर्स का हमने क्या नाम दिया? वैद्युत फ्लक्स। इसके बाद वो वैद्युत फ्लक्स किन दो बात, कैसी राशि है? वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, क्योंकि एक नंबर है। वो वैद्युत फ्लक्स किन दो बातों पर डिपेंड करता है? नंबर 1 एरिया ऑफ द सरफेस, नंबर 2 इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या? क्राउडिंग ज्यादा होगी। तो जहां क्राउडिंग ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा है, तो इतने ही बड़े एरिया से ज्यादा लाइंस पास होंगी। अगर क्राउडिंग कम है, दूर दूर लाइंस हैं, तो इतने बड़े एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कम पास होगा। तो कई सारी चीजें देखी, अब तक हमने देखी। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक अदिश राशि है कि सदिश राशि है? आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक अदिश राशि है, क्योंकि एक नंबर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन दो बातों पर डिपेंड करता है? आंसर इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो एरिया ऑफ द सरफेस, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। जैसे एयर वाला एग्जांपल मैंने दिया था, वाटर वाला एग्जांपल दिया था, उन दोनों की क्वांटिटी भी एरिया और इंटेंसिटी पर ही डिपेंड करती थी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एरिया ऑफ द सरफेस एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों बातों पर डिपेंड करती है। तो हम चाहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी जो मैंने अभी तक आपको बताई, वो हम अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं। यदि ए क्षेत्रफल वाला कोई तल, यदि ए क्षेत्रफल वाला कोई तल किसी कैपिटल ई तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा हो, तब तल से बद्ध, या आप तल से गुजरने वाला भी लिख सकते हैं, तब तल से बद्ध विद्युत फ्लक्स निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। यदि ए क्षेत्रफल वाला तल किसी ई तीव्रता वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा हो, तब तल से बद्ध विद्युत फ्लक्स E इंटू ए होगा। तो विद्युत फ्लक्स की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? विद्युत फ्लक्स की कैलकुलेशन हम ऐसे करते हैं कि अगर कोई तल है जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, तो उस तल का जो क्षेत्रफल होगा उसको ले लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ले लेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई करवा देंगे। इससे हमें उस तल से गुजरने वाले, उस तल से बद्ध, याद रखें विद्युत फ्लक्स के साथ ये चीज बिल्कुल लगी रहेगी, तल से गुजरने वाला या तल से बद्ध विद्युत फ्लक्स E इंटू ए होगा।
विद्युत फ्लक्स को, ये हमने उसका कैलकुलेशन बनाया कि ऐसे हम कैलकुलेट किया करेंगे। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह भी आपको याद रखना है कि जो फाई ई होगा, विद्युत फ्लक्स होगा, इसको हम फाई ई से प्रदर्शित किया करेंगे। ओके, तो फाई ई का कैलकुलेशन क्या हुआ? सपोज कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये, और इस पर एक ऐसा तल रखा हुआ है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता है E, और इसके अंदर एक ये तल रखा हुआ है, कोई ऐसा फेस रखा हुआ, ये तल लंबवत बिल्कुल इस तरह से, आपको सामने से केवल लाइन जैसे दिख रहा है, अदरवाइज ये सरफेस ऐसी है, और इसका एरिया हमने मान लिया A है। तो इस तल से बद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तब इस तल से बद्ध या तल से गुजरने वाला, इस तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इस तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा E इंटू ए। इसको हम बोलेंगे फ्लक्स इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये क्या आप कह सकते हैं इसको आप बोला करेंगे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एक तरीके से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है जो किसी भी तल से पास होती है, इसीलिए ये एक अदिश राशि भी है। अब यहां पर एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ सरफेस जो होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस यहां पर रखी हुई है, इसका मैं एक नाम लिख देता हूं कहीं पर, ये हम सरफेस बोला करेंगे, पृष्ठ इसको कहेंगे। ओके, तो यहां पर बात आती है कि क्या ये जो सरफेस होगी, ये हमेशा अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या ये सरफेस हमेशा ऐसा लंबवत ही होगी? आंसर है नहीं। ये सरफेस ऐसी भी हो सकती है और थोड़ा सा तिरछी भी हो सकती है, ऐसे भी तिरछी हो सकती है, ऐसे भी तिरछी हो सकती है। तो ये वैद्युत क्षेत्र में जरूरी नहीं है कि हमेशा ही जो सरफेस होगी वह वैद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत ही रहेगी, वो थोड़ी सी ऐसे तिरछी भी हो सकती है, थोड़ी सी ऐसे तिरछी भी हो सकती है। तो उस समय फ्लक्स का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? क्या उस समय भी हम फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? आंसर इज नो। उस समय हम फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए? थोड़ा सा उसको भी समझ लीजिए जरा, देखिए सभी ध्यान से। ये मैंने मान लिया कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत बल रेखाएं एक ही दिशा में और बराबर बराबर दूरी पर हैं। ये इस बात की निशानी है कि विद्युत क्षेत्र एक समान है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया जिसके विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E है। बिकॉज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम चाहें तो इस पर लिख सकते हैं, इस पर वेक्टर लगा सकते हैं। ओके, यहां पर देखिए, ये मैंने यहां पर एक एरिया रखा ऐसा, ये एरिया, इसका टोटल एरिया है A। सरफेस हमने रखी है कैसे? उसका टोटल एरिया A के बराबर है। अब जब लंबवत बिल्कुल है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एरिया सरफेस बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस समय फ्लक्स की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेते हैं और जो एरिया क्षेत्र के लंबवत होता है उसका मल्टीप्लाई करवा देते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे
और जो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा उसको लेकर के मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्लियर? ओके। अब बेटा अगर मैं इस एरिया को, जो कि अभी ऐसा है, ऐसे रखा हुआ है, अगर इस एरिया को थोड़ा सा मैं ऐसा कर देता हूं, टेढ़ा कर देता हूं अगर, तो क्या होगा देखिए जरा। यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूं, देखिए ये मैंने उतनी ही बड़ी सरफेस बनाई है। जो सरफेस यहां पर है इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया हमने ए वाली सरफेस ही बनाई है, बस ऐसे के बजाय थोड़ा सा हमने इसको झुका दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थोड़ा सा हमने झुका दिया, और हमने मान लिया कि हमने कितने एंगल से इसको झुका दिया, थीटा एंगल से झुका दिया। अगर बेटा थीटा एंगल से हमने झुका दिया है तो अब आप एक चीज देख सकते हैं, पहले ये जो एरिया था इससे कितनी फील्ड लाइंस पास होती थी, 1 2 3 4 5, इस सरफेस से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती थी। लेकिन जब मैंने इसी एरिया को ऐसा कर दिया, अब इससे कितनी फील्ड लाइंस गुजरती हैं, 1 2 3, ओनली 3 लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस एरिया। आपने देखा कि जैसे ही हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखे किसी सरफेस को थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं, उस समय उससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम पड़ जाती है, और तल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, फ्लक्स। इसका मतलब तल से गुजरने वाला फ्लक्स भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। बट कितना हो जाता है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम फिर से एक काम करते हैं, जैसे यहां पर एक तल जो था वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत था, मैं भी यहां पर एक तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत बना लेता हूं, यहां से ऐसा। अब जरा गौर से देखें, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, तो बेटा ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण की वजह से। ये एरिया ए था तो ये एरिया कितना था, ये भी तो ए ही था बेटा। भाई उसी एरिया को तो भैया आपने ऐसा झुका दिया था, तो अगर ये एरिया ए था तो ऐसा हो जाने पर एरिया चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, अभी भी ए रहेगा। लेकिन ये एरिया देखिए, क्या अब जो ये सरफेस आई है इसका एरिया ए, तो इसका एरिया भी ए, तो क्या अब इसका एरिया भी ए है। इतनी बड़ी सरफेस का एरिया ए था, लेकिन ये सरफेस तो उतनी बड़ी नहीं है, ये सरफेस तो अब छोटी हो गई, इसका एरिया कितना। तो आप चाहें तो कंपोनेंट मेथड से देख सकते हैं, अगर ये ए है, ये एरिया ए है, तो इससे थीटा कोण बनाती हुई डायरेक्शन में जो सरफेस है उसका एरिया कितना होगा। फिर से इस सरफेस का एरिया ए है, इससे थीटा कोण बनाती हुई दिशा में जो भी सरफेस होगी उसका एरिया कितना, तो इसका एरिया होगा ए कॉस थीटा। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। तो ए है ये, और थीटा एंगल बनाती हुई डायरेक्शन में ए कॉस थीटा। अब इस एरिया से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, अतः ये सरफेस हटा देता हूं यहां से, ये तो ये वाली सरफेस थी, तो इसका कैलकुलेशन हम यहां कर चुके हैं। हम इस एरिया के लिए कैलकुलेशन करना चाहते हैं, और उसके लिए भी हमने एक लंबवत सरफेस बना ली है। अतः इस तल यानी कि कौन सा तल, ये वाला या ये वाला, आंसर है ये वाले तल से। ये भी मैंने एरिया का कंपोनेंट ही बनाया है, तो आप चाहें तो इसको भी डॉटेड कर सकते हैं। अतः इस तल से गुजरने वाला, इस तल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इस तल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, फाई ई, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी मैंने बताया था
कि वैद्युत क्षेत्र की जितनी तीव्रता हो वो ले लीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई हमने ले लिया, उसमें मल्टीप्लाई करवाइए जो तल उस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। हमें तो इस तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स चाहिए, लेकिन इसी का कंपोनेंट हमने यहां बना रखा है। तो ये वाला तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत है कि ये वाला तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत है? तो आंसर है ये तल एरिया ए है, लेकिन इसी का घटक क्योंकि यहां बना हुआ है और लंबवत ये वाला है, तो ये वाला एरिया मुझे लेना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर ले लिया और ये फॉर्मूला आ गया ई ए कॉस थीटा। तो आपको बेटा याद रखना है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ऐसा है उसमें एक एरिया थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा रखा हुआ है, तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है आपको? उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन करना है E इंटू ए इंटू कॉस थीटा से, जहां थीटा क्या है, एरिया को हमने जितना झुका दिया है पहले से वो एंगल यहां पर थीटा है। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा याद करें। विद्युत फ्लक्स के बारे में अभी हमने एक बात बताई थी कि विद्युत फ्लक्स एक किस प्रकार की राशि है। आंसर है विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अभी मैंने इसका जिक्र किया था, मैं यहां पर नोट भी कर देता हूं कि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स जिसे आप फाई ई से लिख रहे हैं, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। अब इस फॉर्मूले को बेटा देखिए, इस फॉर्मूले को जब हमने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किस प्रकार की राशि है? सोचे सभी स्टूडेंट और बताएं मुझे। मैं बता देता हूं फिलहाल आपकी जानकारी के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा और हो भी सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ना भी पता हो, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। मैं बता देता हूं कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे एरिया वेक्टर क्वांटिटी है? मेरे पास इसका एक प्रूफ भी है बेटा। प्रूफ ये है कि आप अपनी क्लास 12th में एक मैथमेटिक्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे जो वेक्टर का चैप्टर होगा, सदिश का चैप्टर होगा आपका। मैथमेटिक्स में सदिश पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। इस तरह का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसमें अगर ये एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी और ये सी है, तो ए बी क्रॉस ए सी दो भुजाओं के बीच का सदिश गुणनफल है। बेटा सभी गौर से देखें, सदिश गुणनफल है, क्रॉस प्रोडक्ट है। और क्रॉस प्रोडक्ट से हमें किस प्रकार की राशि मिलती है? सदिश राशि मिलती है। और यहां पर आपको क्या मिल रहा है? क्षेत्रफल। इसका मतलब है क्षेत्रफल क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रहा है। तो अगर बेटा क्षेत्रफल क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट से तो सदिश राशि मिलती है, इसलिए क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास उस बात का प्रूफ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। एरिया भी एक सदिश राशि है। यहां पर आप देखिए फाई ई अदिश राशि है। ये किस प्रकार की क्वांटिटी है? स्केलर। और ये दोनों किस प्रकार की क्वांटिटीज है? ये दोनों क्वांटिटीज है वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियां हैं दोनों ही। अब आप बेटा खुद मुझे बता सकते हैं कि दो सदिश राशियों का मल्टीप्लिकेशन, दो सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश राशि आ रहा है, ऐसा कब होता है? दो सदिश राशियों का गुणा करने से अगर एक अदिश राशि मिलती है तो क्लास 11th में आपने पढ़ा है, इस प्रकार के गुणनफल को हम बोलते हैं अदिश गुणनफल। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट गुणन कहते हैं। तो इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई ई एक अदिश राशि है, ये दोनों सदिश राशियां हैं। अदिश गुणनफल को डॉट लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए।
और जब आप ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए डॉट बी का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो जब ई डॉट ए का फॉर्मूला लगाएंगे तो ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा वही चीज आ जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है उसका वेक्टर फॉर्म है। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। ये विद्युत फ्लक्स का सदिश रूप आप देख रहे हैं। तो फिर से मैं बता दूं, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, मैंने यहां भी लिख रखा है, और उसके ये कैलकुलेशन होंगे। अगर तल लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड के तो E इंटू ए, लेकिन अगर कोई एंगल बनाते हुए ऐसा झुका हुआ है तो E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। और इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, E इंटू ए, E डॉट ए, जहां E है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ए है एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं इनको, थोड़ा गौर से देखें। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं, आप इन सभी चीजों को नोट जरूर कर लिया करिए। यहां पर मैं बता दूं कि आप इन सिंबल्स को क्या नाम लेंगे। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि यहां जो वेक्टर ई है ये क्या चीज है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इसको हम कहेंगे। और जो यहां पर वेक्टर ए देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर, इसको हम बोलते हैं क्षेत्र सदिश, क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। अब सभी स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन उमड़ रहा होगा फिलहाल कि अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है। अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में कोई भी क्वांटिटी अगर क्रॉस प्रोडक्ट से मिलती है तो इसकी डायरेक्शन निकालने का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया है, राइट हैंड कर्ल रूल। ध्यान रख लें सभी बच्चे, कोई भी राशि दो सदिश राशियों के क्रॉस प्रोडक्ट से अगर मिलती है तो उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं एक लॉ, दैट इज राइट हैंड कर्ल रूल। राइट हैंड कर्ल रूल कैसे लगाना है आपको थोड़ा ध्यान से देखें। ये एक सरफेस है और ये सरफेस रेक्टेंगुलर सरफेस है, आयताकार पृष्ठ है। क्षेत्रफल आप इसका कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें राइट हैंड कर्ल रूल लगाइए। राइट हैंड कर्ल रूल के लिए आप राइट हैंड का ही यूज करेंगे। राइट हैंड कर्ल रूल के लिए आप राइट हैंड का ही यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड नहीं। और क्या करना है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, तो पहले लंबाई की तरफ ऐसे ही अपनी उंगलियों को करना है, लंबाई की तरफ उंगलियां करना है। जो क्वांटिटी पहले आएगी उसकी तरफ अपने हाथ को ऐसे हथेली पूरी उंगलियां फैला देंगे, इस तरह से लंबवत रहे अंगूठा, ऐसे आपको फैलाना है। उसके बाद जो दूसरी क्वांटिटी होगी उसकी तरफ हम उंगलियों को ऐसा मोड़ देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसे उंगलियां मोड़ दिया। उस समय अंगूठा जिस तरफ इशारा करेगा, ये अंगूठा जिस डायरेक्शन को शो करेगा वो डायरेक्शन ही इसके एरिया की डायरेक्शन होगी। तो इस सरफेस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर की तरफ हुई बेटा, आप देखें लंबाई गुणे चौड़ाई। अंगूठा किस तरफ इशारा करता है, सरफेस पर बिल्कुल लंबवत बाहर की तरफ, सरफेस पर लंबवत, इसे क्या बोलेंगे सरफेस, और ये इसके बिल्कुल बाहर की तरफ है। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, किसी भी सरफेस पर लंबवत ऐसा बाहर की तरफ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। जैसे अगर ये सरफेस है तो ये एरिया वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर, लेंथ इंटू विड्थ, ये एरिया वेक्टर आएगा। कोई भी सरफेस होगी उसके लंबवत बाहर की तरफ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। सो एरिया वेक्टर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
मैं किसकी बात कर रहा हूं? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? एरिया वेक्टर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हमेशा सरफेस पर लंबवत होगी, हमेशा पृष्ठ के लंबवत रहेगी। जैसे मैंने बताया कि अगर ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? इसके लंबवत, ऐसे एरिया वेक्टर होगा। समझ आया? अगर ये वाली सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? आंसर है सरफेस के लंबवत, ऐसे। ये सरफेस उस पर परपेंडिकुलर। क्लियर? तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पर लंबवत रहेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। यह भी आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है। अब इसमें एक चीज आप देख सकते हैं कि अगर यही एरिया, थोड़ा गौर से देखें, यही एरिया फिर से ऐसा हो जाए, ये जो एरिया हमने टेढ़ा कर दिया था वो अगर ऐसा हो जाए सीधा, उस समय थीटा कितना हो जाएगा? उस समय थीटा हो जाएगा, ऐसा हो जाने पर 0 डिग्री। और अगर आप यहां लिखेंगे तो cos 0 आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 इंटू EA, फ्लक्स कितना हो जाएगा? EA। तो ठीक है, यही तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर लंबवत होगा तो EA फ्लक्स रहेगा। लेकिन अगर यही एरिया मैं बिल्कुल ऐसे कर देता हूं, ये एरिया बिल्कुल मैं ऐसे कर देता हूं, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कर देता हूं ऐसा, उस समय थीटा का मान कितना हो जाएगा? सोचिए, ये एरिया बढ़ा के आपने ऐसा कर दिया, अब एरिया थीटा का मान कितना? तो अब थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, क्योंकि एरिया बिल्कुल ऐसे हो गया तो इतने थीटा बढ़ के 90 डिग्री हो जाएगा। उस सिचुएशन पे आप जब cos 90 यहां लिखेंगे तो फ्लक्स कितना होगा? cos 90 की वैल्यू 0, सो द फ्लक्स विल बी ऑल्सो 0, फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। तो एक बात हमने क्या देखी कि अगर एरिया विद्युत क्षेत्र के समांतर आ जाता है, उसकी तरफ आ जाता है, उसके अलोंग आ जाता है, तो कोई फ्लक्स पास नहीं होता। और ये बिल्कुल सही है कि अगर ये एक सरफेस है, पतली सी सरफेस, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, बहुत सारी लाइंस जा रही हैं, तो वो तो लाइंस इसके इधर और उधर से पास हो जाएंगी, इस क्योंकि इतना पतला है, इससे पास होने वाली लाइंस तो रहेंगी ही नहीं ना। तो अगर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, अलोंग है, तो उससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0। लेकिन अगर एरिया परपेंडिकुलर है तो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा? बिल्कुल फुल रहेगा। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद मैं इसको भी हटा देता हूं। अब इसमें से कुछ चीजें जैसे जो अभी मैंने बताई हैं उन्हीं को मैं फिर से यहां पर आपको बता सकता हूं, थोड़ा सा और भी अच्छे से क्लियर कर दूं। मैंने आपको बताया कंडीशन नंबर 1 क्या बताई? कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट से पहले बेटा एक चीज मैं और बता दूं, आपने अभी फ्लक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा है, बेसिक फॉर्मूला E इंटू ए, जहां ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया है। अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो वो क्या निकल करके आएगी? वो आएगी फ्लक्स इलेक्ट्रिकल अपॉन एरिया, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स अपॉन एरिया। और आप जानते हैं मैं इसे और भी एक लैंग्वेज लिख सकता हूं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मीन्स एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को ही विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। फिर से एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाले
विद्युत फ्लक्स को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक डेफिनेशन बेटा आपने चैप्टर 1 में देखी थी, एक डेफिनेशन आपको यहां भी देखने को मिल रही है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप सभी बच्चे इसको लिख लीजिएगा कि किसी एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो वो भी चीज आपको याद रखनी है। कंडीशन 1 में यूज कर रहा हूं, कंडीशन 1, ए इज अलोंग ए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज अलोंग एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के अलोंग होगा। हाँ, एरिया वेक्टर अभी आपने क्या देखा, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के कैसा रहेगा, लंबवत। अगर ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर ऐसा परपेंडिकुलर रहेगा। आपने अभी समझा है, इस बात को बहुत ध्यान रखें। तो मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग सरफेस कर लेता हूं। मतलब ये कंडीशन कैसी है, जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो सरफेस के समांतर होगा, सरफेस के अनुदिश होगा, सरफेस के अकॉर्डिंग रहेगा, उसी के अलोंग रहेगा वो। जैसे मैं यहां पर बनाता हूं, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, सरफेस कैसी रहनी है, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सो सपोज दिस इज द सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ये बेटा आप यहां पर क्या देख रहे हैं, ये मैंने सरफेस बनाई, और बेटा यहां पर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है। ठीक है, अगर ये विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ओ आई एम सॉरी, एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, मैं भूल गया हूं बताना। फ्लक्स का जो फॉर्मूला बेटा आपने देखा, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, इस फॉर्मूले में जो आप यहां पर थीटा देख रहे हैं, ये थीटा क्या है, लेट मी क्लियर टू यू दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। बहुत याद रखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ज्यादातर विद्यार्थी, ज्यादातर बच्चे थीटा में ही गलती कर देते हैं। तो वो ज्यादातर बच्चे अगर थीटा में गलती कर देते हैं तो आपको उन बच्चों में शामिल नहीं होना है। अब आप उस गलती को रिमूव कर दीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि फाई के फॉर्मूले में थीटा क्या चीज होता है। सो प्लीज रिमेंबर दैट इन द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स देयर इज अ थीटा एंड द थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। फिर से थीटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, सरफेस के लंबवत। क्लियर, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। मैं बार बार देखो कह रहा हूं, मैं बार बार उस बात पे जोर दे रहा हूं बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मैंने जैसा कि बताया कि ज्यादातर स्टूडेंट यहीं आके गलती कर देते हैं, आपको नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज अलोंग सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, उसके अनुदिश है। ओके, यहां पर मुझे बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है, एरिया वेक्टर कहां है। तो बेटा आप सभी जानते हैं दैट एरिया वेक्टर विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये सरफेस है, इसके लंबवत एरिया वेक्टर होगा, इसके लंबवत एरिया वेक्टर होगा। तो ये मैंने एरिया वेक्टर बना दिया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर। नाउ यू कैन सी that what is the angle between electric field vector and area vector. This is very clear by this figure that the angle between electric field vector and area vector is 90 degree here. So the theta will become 90 degree. और इस सिचुएशन पे जिसमें सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, ऐसे समांतर है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा और ये सरफेस है तो समांतर है बिल्कुल, उस समय इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा।
So electrical flux passing through this surface. Electrical flux पासिंग थ्रू सरफेस। उस कंडीशन में सरफेस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? फॉर्मूला लगाइए, E इंटू ए इंटू कॉस 90। कॉस 90 इज 0, कॉस 90 इज 0, देन द फ्लक्स विल बी 0। तो फ्लक्स कितना आएगा? 0। तो बेटा याद रखिए, अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुदिश है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कैसा होगा? 0 होगा। और माइंड में ये बात बिल्कुल सेट कर लीजिए कि अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर है तो थीटा 90 डिग्री होगा। समांतर सुन करके एंगल 0 डिग्री नहीं बताना है आपको, नहीं तो आपसे भी गलती हो जाएगी, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सरफेस के बीच का एंगल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सरफेस के बीच का एंगल 0 है, लेकिन ये एंगल हमको नहीं लेना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लेना है। तो दो बातें, अगर सरफेस विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो एंगल कितना? 90 डिग्री। समांतर सुनकर 0 नहीं बता देना। दूसरी चीज, उस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना? उस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स 0। ओके, नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2 में मैं देख लेता हूं, मैं ले लेता हूं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो पृष्ठ के लंबवत है। कैसे? एक फिगर से मैं शो करता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन है, सरफेस आज इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत है। ये सरफेस है, ये सरफेस है, देखिए ये बेटा सरफेस है। तो आप देख रहे हैं आज जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, लेकिन सरफेस परपेंडिकुलर है। ओके, अब मुझे यहां बताइए थीटा का मान कितना होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले ये देखिए कि थीटा होता क्या है। क्या थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सरफेस के बीच का एंगल है, या थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है? तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं, और अब आप सभी बच्चों को याद भी है कि जो थीटा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो क्या मैं 90 डिग्री लिख दूं? नहीं, क्योंकि 90 डिग्री तो जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सरफेस के बीच का है। आप सबसे पहले इस सरफेस का एरिया वेक्टर ड्रॉ करिए, एरिया वेक्टर खींचिए। एरिया वेक्टर कैसा होगा? सरफेस पर लंबवत। सो इफ दिस इज द सरफेस देन दिस विल बी द एरिया वेक्टर। सरफेस पर लंबवत एरिया वेक्टर होगा, और उस सिचुएशन पे थीटा का मान कितना होगा? आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सो द एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री। दोनों के बीच का कोण इस बार 0 डिग्री होगा। तो बेटा देखें, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पर लंबवत थी, लेकिन केवल लंबवत सुन करके 90 डिग्री नहीं बता दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपसे गलती हो जाएगी, यहां 0 डिग्री आएगा। यू should have tell about the angle. Theta is the angle between electric field vector and area vector. So the flux, electric flux passing through surface. Therefore, in this situation, electrical flux passing through सरफेस, इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? रख दीजिए यहां 0, cos 0 की वैल्यू 1 इंटू ई इंटू ए आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा? ई ए। तो सरफेस अगर
एलॉन्ग ई है, थीटा 90 डिग्री होगा, फ्लक्स 0 होगा, एक भी फ्लक्स पास नहीं होगा उससे। लेकिन अगर सरफेस ई के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ऐसे रखी हुई है, तो फुल फ्लक्स इससे पास होगा, थीटा 0 डिग्री होगा, लेकिन फ्लक्स मैक्सिमम होगा। दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स, सबसे अधिकतम फ्लक्स उस समय गुजरेगा। एक चीज मैं और यहां पर कंडीशन थर्ड लेना चाहता हूं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, उससे आपको और भी ज्यादा बातें क्लियर होंगी। दैट इज कंडीशन नंबर 3। वी वांट टू टेक द कंडीशन नंबर 3। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल, मान लेते हैं 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ सरफेस। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इज मेकिंग, बना रहा है एक कोण 30 डिग्री का कोण विथ सरफेस, सरफेस के साथ। जो विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। चित्र के माध्यम से समझते हैं। सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। हमेशा की तरह इस बार भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे ले लिया, लेकिन इस बार सरफेस ऐसी है कि जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। कैसे सरफेस आपको लेना है, कैसे भी ले लीजिए, थोड़ी सी तिरछी करके। ये सरफेस हमने ले ली, सो दिस इज द सरफेस, ओके। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सरफेस के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ये एंगल 30 डिग्री का यहां पर है। आप देखिए बेटा गौर से, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सरफेस के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। सो प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में थीटा का मान कितना होगा? क्या मैं 30 डिग्री लिखूं या कुछ और मुझे लिखना चाहिए? सोचिए और बताइए मुझे। सबसे पहले आप जब इस चीज को इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि थीटा एंगल है किसके किसके बीच का? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सरफेस के बीच का एंगल नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए इस चीज को। तो मैं 30 डिग्री नहीं ले सकता, क्योंकि 30 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और सरफेस के बीच का एंगल है। मैं ये नहीं ले सकता। सबसे पहले मुझे एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लेना चाहिए, एरिया वेक्टर खींच लेना चाहिए। एरिया वेक्टर कैसा होगा? आंसर है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत होगा। पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत होगा, तो ये सरफेस है, इसके लंबवत ड्रॉ कर ले, कहीं भी खींच ले। आप यहां पर एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि सरफेस पर हमेशा बीचों बीच ही आप लंबवत खींचे, नहीं। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो सरफेस पर लंबवत है। अब आप यहां लंबवत खींचो, यहां लंबवत खींचो, यहां लंबवत खींचो, कहीं भी लंबवत खींचो, सरफेस पर लंबवत होना चाहिए। मैं यहां भी ड्रॉ कर सकता हूं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, विच विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के लंबवत होगी। अब आप गौर से देखिए और मुझे बताइए, अगर ये एरिया वेक्टर है तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना होगा? ध्यान से देखें, ये एंगल मेरे को चाहिए, यही थीटा होगा बेटा। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? तो ये सरफेस है, सरफेस और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। ठीक है, सरफेस और एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस पर लंबवत होता है ना, तो ये 90 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये एक लाइन भी है। इस पूरी लाइन का ये वाला एंगल कितने का होता है? ये पूरा एंगल 180 डिग्री। 180 में ये 90 और ये 30 निकल गए, 120 निकल गया, कितना बचा? 60 डिग्री।
तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री। सो वी शुड टेक थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हियर, नॉट 30 डिग्री। ध्यान रहना आपको, ध्यान रखना चाहिए आपको कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सरफेस के साथ 30 डिग्री का कोण बनाना है तो बना रहा है तो थीटा बराबर 30 डिग्री नहीं लेना है। सबसे पहले सरफेस पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करिए और उसके बाद आप देखिए थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। तो थीटा इज 60 डिग्री हियर एंड आफ्टर द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ थीटा यू कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through surface, phi will be E into A into cos 60. Cos 60 is 1 by 2. 1 by 2. तो ये मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया बेटा आपको। देयर आर सम कंडीशंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस के अलोंग है तो थीटा और फाई कितना होगा, परपेंडिकुलर है तो थीटा और फाई कितना होगा, और अगर कोई एंगल बना रहा है तो थीटा और फाई का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। एक बड़ी छोटी सी चीज है उसे मैं आपको बता देना चाहता हूं, थोड़ा सा आप सभी बच्चे देख लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा, सदिश राशि है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। अब सदिश राशि है, मैं एक छोटी सी चीज और आपको देख लेना चाहता हूं, हालांकि आप भी कर सकते हैं। यूनिट करना चाहता हूं मैं कि फ्लक्स का यूनिट क्या होगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या रहेगा। तो बेटा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का फॉर्मूला याद करिए, बेसिक फॉर्मूला E इंटू ए होता है। आप E का यूनिट लिख दीजिए, A का यूनिट लिख दीजिए, फ्लक्स का यूनिट आ जाएगा। E का यूनिट क्या था, E का यूनिट हमने पढ़ा था न्यूटन पर कूलॉम, ये E का यूनिट पढ़ा था। एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ये एरिया का यूनिट है। इस तरह से आप देखा फ्लक्स का यूनिट क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, ये इसका एक यूनिट बन जाएगा। हम चाहें तो न्यूटन को हम और भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। ध्यान से बेटा देखें, इसका एक मीटर इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर ही तो जूल होता है। न्यूटन मीटर जूल होगा, जूल के साथ एक मीटर यहां रह जाएगा, जूल इंटू मीटर पर कूलॉम, ये भी यूनिट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। एक चीज और, जूल पर कूलॉम, जूल पर कूलॉम बच्चे याद करें, जूल पर कूलॉम को ही वोल्ट कहा जाता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। तो जूल पर कूलॉम की जगह मैं नोट कर सकता हूं वोल्ट इंटू मीटर। तो ये सब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के यूनिट हैं, आप जो मर्जी वो यूज कर सकते हैं। डायमेंशंस क्या होंगी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशंस के लिए आप इनकी डायमेंशंस लिख दीजिए, इनके जो यूनिट है उनसे आप निकाल सकते हैं। न्यूटन की डायमेंशन क्या होगी, न्यूटन की डायमेंशन होगी MLT -2 मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर की डायमेंशन L स्क्वायर अपॉन कूलॉम की डायमेंशन AT। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, आप कैलकुलेट करेंगे M आ जाएगा L इंटू एल स्क्वेयर, दिस विल बिकम L क्यूब। T -2 यहां पर है, एक यहां से और ऊपर आके माइनस हो जाएगा T -3 M L क्यूब T -3, और जब बेटा A भी ऊपर चला जाएगा तो A -1। तो ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की डायमेंशन होगी। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को फाई E से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट ये उसके लिखे हैं, डायमेंशंस ये होंगी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कई एग्जांपल की मदद से भी हमने समझाया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ये कैलकुलेशन भी हमने अलग अलग कंडीशंस पे आपको करके दिखाए। तो आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम इतना ही रखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जुड़ी हुई और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, उन इंटरेस्टिंग बातों को भी हम समझेंगे बट एट द नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।